हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है श्वसन। हमने 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। तो चलिए देखते हैं कि श्वसन कहते किसको है, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। तो श्वसन किसको कहा जाता है? तो श्वसन बृहद रूप से उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और यह जो ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में रहता है। कहने का मतलब है कि सांस लेना और सांस को छोड़ना ही श्वसन नहीं कहलाता है, इसको श्वसन नहीं कहते हैं। श्वसन का परिभाषा होता है कि सांस को ले करके उसका उपयोग करके, ठीक ना, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक ना, और तब उसको कहा जाता है श्वसन। तो श्वसन किसको कहते हैं? तो श्वसन बृहद रूप से उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में रहता है। अब यहाँ पे बात आती है कि एटीपी का मतलब क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एंडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट। ये बात को याद रखिएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ जाता है एक नंबर में कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एंडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट होता है, और एटीपी को हिंदी में जैव ऊर्जा भी कहते हैं। देखिए नोट पॉइंट में लिखा गया है कि रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। रासायनिक जो ऊर्जा होता है उसके सार्वजनिक वाहक एटीपी को कहा जाता है, और इसे कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? जैव ऊर्जा भी कहते हैं। तो श्वसन का रासायनिक समीकरण होता है, क्या होता है? तो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज प्लस में 6O2 जब मिलेगा तो एंजाइम की मदद से यह टूट करके ग्लूकोज क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, प्लस में जल का निर्माण करेगा और हमको ऊर्जा देगा, और यह ऊर्जा किस फॉर्म में रहेगा? एटीपी के फॉर्म में रहेगा। तो श्वसन कहा जाता है कि श्वसन बृहद रूप से उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और जो ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में होता है। तो श्वसन से ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, एंजाइम की मदद से वो टूटेगा, तो टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में टूटेगा, और यह जो ऊर्जा है वह एटीपी के रूप में रहता है। अब यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म जान गए। उसके बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ईंधन का काम करता है। इसी से ग्लूकोज से ही ना ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ग्लूकोज का अगर फार्मूला पूछ दे तो क्या होता है? C6H12O6। अब आते हैं कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली श्वसन दो प्रकार का होता है, एक अवायवीय श्वसन तथा दूसरा वायवीय श्वसन। यहाँ पे बात आती है कि अवायवीय श्वसन हम किसको कहेंगे और वायवीय श्वसन किसको कहेंगे। अवायवीय श्वसन किसको कहेंगे? तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अभाव में संपन्न होता है, ठीक ना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहेंगे, जबकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहेंगे। अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है, और वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के जब अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको अवायवीय, और जब उपस्थिति में होगा उसको कहा जाएगा वायवीय श्वसन। अब यहाँ पे बात है कि दोनों में अंतर क्या होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर क्या होगा। तो हम यहाँ पे अंतर लिखे हैं कुछ कि वायवीय श्वसन, अगर अंतर लिखने के लिए आ जाए 2 नंबर में आएगा, नहीं तो 3 नंबर में, तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको लिखना होगा कि अवायवीय या वायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद इस तरह से पैराग्राफ बना के करे वायवीय, करे अवायवीय, ठीक ना, और अंतर लिखना है। वायवीय श्वसन किसको कहेंगे? तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो पहला अंतर हो गया कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, जबकि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। दूसरा,
वायवीय श्वसन का जो प्रथम चरण होता है वह कोशिका द्रव में होता है तथा दूसरा चरण इसका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कैसे कि जब कोशिका द्रव में जाता है ग्लूकोज तो ग्लूकोज का आंशिक श्वसन होता है, ठीक ना, और वह ग्लूकोज से पाइरुवेट बन जाता है और उसका पूरा श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक ना। तो वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वह कोशिका द्रव में होती है। पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में, लेकिन इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। वायवीय श्वसन में तीसरा जो अंतर होगा तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूरा अवशोषण नहीं होता है, आंशिक पाचन होता है और यह बदल जाता है पाइरुवेट में, इथेनॉल में और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक ना। और यहाँ पे ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या क्या का निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, किसमें? वायवीय श्वसन में। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक पाचन होता है और पाइरुवेट का, इथेनॉल का, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। चौथा हम यहाँ पे अंतर देखेंगे कि वायवीय श्वसन कि इसमें ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा का उत्पन्न होता है, ज़्यादा ऊर्जा निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में इसके मुकाबले, वायवीय श्वसन के मुकाबले कम ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक ना। अवायवीय श्वसन जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन होगा उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है, एक में कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। कितना कम? तो वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस बात को याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा का उत्पन्न होता है। एक बार क्लियर कर दे रहे हैं फिर से, श्वसन किसको कहा जाता है? तो श्वसन बृहद रूप से उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, और जो ये ऊर्जा होता है वह एटीपी के रूप में होता है। अर्थात जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है, और यही वाला ऊर्जा वह एटीपी के रूप में रहता है। एटीपी का फुल फॉर्म एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी नोट्स पॉइंट में क्या होगा कि रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को कहा जाता है, और इसको एक और नाम है, कौन सा नाम है? जैव ऊर्जा भी एटीपी को कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। बताए थे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका में ईंधन का काम करता है, इसलिए इसको कोशिकीय ईंधन का, इसी से तो ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद श्वसन के प्रकार, श्वसन 2 प्रकार के, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा उसको वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा उसको अवायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर हो गया। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर है, एक बार इसको देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा है तो एंजाइम का निर्माण कर रहा है, और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी ऊर्जा निर्माण करता है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है? तो उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जब यहाँ पे ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के माध्यम से, निःश्वसन के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो जल बनता है वह श्वास की सहायता से जलों को बाहर निकाल दिया जाता है। पेड़ पौधा में वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही निकल जाता है जल बाहर, अगर बच जाता है तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि श्वसन के जो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वायुमंडल से लिया जाता है। हम श्वसन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से कहाँ से लेते हैं? वातावरण से ही लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहीं से छोड़ देते हैं वातावरण में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे चलते हैं, ठीक ना। हमने पढ़ा था वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में, तो जानेंगे कि वायवीय श्वसन में क्या होता है और अवायवीय श्वसन में क्या होता है। जैसे ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज कोशिका द्रव में जाता है तो पाइरुवेट प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। यहाँ पे जो ऊर्जा होता है वह कम मात्रा में निष्कासित होता है। तो ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में जाता है ऑक्सीजन के अभाव में तो पाइरुवेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे तो अवायवीय श्वसन हुआ, ठीक ना। और यही जब पाइरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट में हो जाता है तो ईस्ट उस पाइरुवेट को एथेनॉल और
कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? एथेनॉल में बदल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? कि ऑक्सीजन के अभाव में ईस्ट पाइरुवेट को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं और यह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक ना? किण्वन क्या कहलाती है? तो हम लिख देंगे कि ऑक्सीजन के अभाव में ईस्ट पाइरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है और यह क्रिया किण्वन कहलाती है। ठीक है? और जब यही पाइरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में जाती है तो हमारी पेशियां में ऑक्सीजन के अभाव में इस पाइरुवेट को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। हमारी जो पेशियां होती है ऑक्सीजन जब उसको नहीं मिलता है तो वह इस पाइरुवेट को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ध्यान रखिए एक बात कि जब ईस्ट में जाएगा अनुपस्थिति में, मतलब अवायवीय श्वसन होगा तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, लेकिन जब हमारी पेशियां में जाएगा और ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ऐसे देखोगे जब हम ज़्यादा चलते हैं या दौड़ते हैं या कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं बहुत दिन होने के बाद तो हमारी पेशियां में दर्द होने लगता है। अगर हम ज़्यादा दौड़ रहे हैं तो हमारे हाथ पैर में दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारी पेशियां के ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक ना? और जब वहाँ पे ऑक्सीजन की अभाव हो जाता है तो उस ज्वाइंट पर लैक्टिक अम्ल का स्राव बढ़ जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो क्रैम्प हो जाता है, हमें तकलीफ होती है चलने में। ठीक ना? इसलिए कभी कभी हम दौड़ते हैं या जब ज़्यादा आदमी दौड़ता है तो श्वसन की क्रिया तेजी से करता है। क्यों तेजी से करता है? क्योंकि उसको अधिक ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने के कारण उसके हाथ पैर में दर्द होने लगता है। ठीक ना? तो ये बात याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ज़्यादा दौड़ने से या ज़्यादा चलने से हमारी पेशियों में या मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है, तकलीफ होती है। क्यों? तो हम लिखेंगे कि इसलिए तकलीफ महसूस होती है क्योंकि हमारी पेशियां ज़्यादा जब चलते हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी पेशियां ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देती है। ऑक्सीजन के अभाव में क्या चीज़ का निर्माण करती है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। और यही पाइरुवेट जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या चीज में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। और यह ऊर्जा होता है वह एटीपी के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रहता कहाँ है? देख लीजिए, हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं में का बना होता है। जो कोशिका होती है, हमारा जो शरीर है वह असंख्य कोशिकाओं का बना होता है और इस कोशिका में केंद्रक होता है और उसी कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया और वहीं पे वायवीय श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन होने के उपरांत वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का तो उपयोग हम नित्य के जो काम करना है, चलना है, दौड़ना है, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वृद्धि करना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसमें ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। जल हम श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइडों का हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो क्या चीज का निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि पाइरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियां क्या चीज में बदल देती है पाइरुवेट को? तो लैक्टिक अम्ल में बदल देती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट पाइरुवेट को ऑक्सीजन के अभाव में क्या चीज में बदल देते हैं? तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और यह जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। लेकिन जब पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया उस पाइरुवेट को क्या चीज में बदल देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। इससे एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में 10th के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है कि ज़्यादा चलने में तकलीफ क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के जमाव से हमारी पेशियों में दर्द होती है तो क्यों होती है? अगला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाइरुवेट को क्या चीज़ में बदल देता है और ईस्ट पाइरुवेट को ऑक्सीजन के अभाव में क्या चीज़ में बदल देता है। तो इस चीज को याद रख लेना है। 2 नंबर पक्का है सबसे VVI, अगर ये याद है तो सब याद रहेगा। अगर हमको अवायवीय श्वसन में अंतर भी लिखना है तो यहीं से लिखा गया था, ठीक ना।
अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जो हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि निःश्वसन में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि जब हम ससवा छोड़ते हैं ना, उस ससवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। यह प्रयोग द्वारा तब को सिद्ध करना है। निःश्वास, जब मतलब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसको कहा जाता है निःश्वास। तो जब हम निःश्वास की क्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 परख नली लेंगे, ठीक ना। 2 को परख नली इस तरह से ले लेंगे, एक परख नली ए और दूसरा परख नली ए, 2 को परख नली लेंगे, ठीक ना। अब इन दोनों परख नली में ताजे ताजे जो चूने का पानी रख देंगे, ताजे ताजे चूने का पानी रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें एक स्ट्रो डालेंगे, स्ट्रो इस तरह से डालेंगे, एक में स्ट्रो डाल दिए और एक में सिरिंज डाल दिए, ठीक ना, इस तरह से रहता है। एक में इस तरह से सिरिंज डाल दिए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि एक को हाथ से पंप कर रहे हैं और एक को मुंह से पंप कर रहे हैं, मुंह से हवा दे रहे हैं चूने के पानी में, और एक को वायुमंडल के जो हवा है उसको भर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हवा मुंहवा से दे रहे हैं उसका जो कलर होता है वह धीरे धीरे दूधिया हो जाता है और इसका कलर थोड़ा सा देर के बाद में दूधिया होता है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा जल्दी इसमें दूधिया हुआ, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और एकरा में थोड़ा देर के बाद होगा इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा। प्रयोग द्वारा लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि इसको प्रयोग को सिद्ध करने के लिए 2 परख नली लेंगे, एक दोनों में ताजे ताजे चूने का पानी भर देंगे और एक में मुंह से और एक को सिरिंज से हवा देंगे। तो हम पाएंगे कि कुछ समय बाद जो मुंह से हवा दे रहे थे वह जल्दी दूधिया हो जाता है, किसके मुकाबले, सिरिंज से जो पानी दिया रहा है उसके मुकाबले। तो इससे यह सिद्ध होता है कि निःश्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम विश्वास करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।